हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का श्वसन के तीसरे क्लास में, जहां पर हम लोग आज बात करने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र के बारे में। किस प्रकार से मनुष्य में या मानव में श्वसन की क्रिया संपूर्ण होती है, इस पे आज हम लोग बात करेंगे और बारीकी से सभी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर का जो भी पिछला 2 क्लास मैंने अपलोड किया, उस दोनों क्लास को आपने देखा होगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो पहले जाकर के आप इन दोनों क्लास को देखें। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फिर उसके बाद में इस वीडियो को आप देखें, तभी आपको ये समझ में आने वाली है। तो चलिए, बिना किसी देरी की आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है मानव श्वसन तंत्र। जैसा कि हम लोगों को पता है कि मानव में श्वसन के लिए, चूँकि मानव एक बहुकोशिकीय जीव है और उच्च वर्ग के वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आता है, तो इसमें श्वसन के लिए विशेष अंगों का निर्माण है, जिसे हम लोग श्वसन अंग कहते हैं। तो यह श्वसन अंग वह है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने श्वसन की क्रिया को पूर्ण करता है। श्वसन अंग के अंतर्गत आपका एक आता है नासिका छिद्र, जिसे हम लोग इंग्लिश में नॉस्ट्रिल कहते हैं। 2 नंबर में आपका आता है श्वास नली, जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रैकिया कहते हैं। और 3 नंबर में आपका आता है फेफड़ा। तो इस प्रकार से आप समझिए कि मनुष्य के अंदर में जो श्वसन की क्रिया होती है, उसे हम लोग श्वसन अंग के द्वारा संपूर्ण करते हैं। और श्वसन अंग के अंतर्गत ये 3 अंग आते हैं आपके: नासिका छिद्र, नॉस्ट्रिल, श्वास नली, ट्रैकिया और फेफड़ा, लंग्स जिसे हम लोग कहते हैं। ये तीनों मिल करके क्या करते हैं, श्वसन अंग का निर्माण करते हैं। इसी तीनों को मिला करके हम लोग श्वसन अंग एक नाम दिए हैं, श्वसन अंग। क्योंकि मनुष्य में श्वसन की क्रिया इन तीनों के द्वारा संपन्न होती है। अब एक-एक करके समझेंगे कि इन तीनों की सहायता से मनुष्य में श्वसन की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, किस प्रकार से होती है। पिक्चर में अब मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप देखिए। ये आपका जो होगा, यही आपका कहीं न कहीं ये आपका यहाँ पे जो छिद्र होता है, यहीं पे आपका नॉस्ट्रिल होता है। नाक का जो छिद्र उसे नॉस्ट्रिल कहते हैं, है ना? इसके पीछे को नासिका व्युत्म कहा जाता है। यही आपका ट्रैकिया है, जिसे श्वास नली कहा जाता है, पाइप की तरह होता है। जैसे आपको हमने पढ़ाया होगा, जब डाइजेशन में आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने उस टाइम आपको पढ़ाया, एक श्वास नली होता है और एक ग्रास नली होता है। ग्रास नली से भोजन का आवागमन होना, आवागमन तो नहीं कह सकते, केवल जाना होता है, तो भोजन का निष्पादन होता है। और श्वास नली के द्वारा से सांसों का आवागमन होता है। तो ये आपका ट्रैकिया हो गया, इसे श्वास नली कहते हैं। और ये आपका फेफड़ा हो गया। मैं आपका आगे बताऊँगा, ये फेफड़ा का भाग है, इसके बारे में डिस्कस करूँगा। तो ये 3 है जो आपका श्वास नली या श्वसन अंग का भाग है। एक आपका नॉस्ट्रिल, नासिका छिद्र कहते हैं, दूसरा आपका यहाँ आपका ट्रैकिया हो गया, श्वास नली, और एक आपका फेफड़ा हो गया। ये तीनों मिलकर के ही, और बाकी जो आपको दिख रहा है ये सब इसी का भाग है। ये तीनों मिलकर के श्वसन अंग बनाते हैं और इन तीनों की सहायता से ही मनुष्य में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। और आपको अब एक-एक करके बताया जाएगा कि किस प्रकार से श्वसन की क्रिया होती है। तो सबसे पहले हम लोग नासिका छिद्र या नासिका के बारे में समझेंगे। इसके बारे में आप समझिए कि नासिका जो होता है मुख द्वार के ठीक ऊपर होता है ना? ये जिसे हम लोग नाक भी कहते हैं, नोज़ कहते हैं। तो ये मुख द्वार के ठीक आपका ऊपर होता है नासिका, जिसे नोज़ कहा जाता है। और इसमें आप देखिएगा कि बाह्य नासिका छिद्र होते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें छिद्र होता है, होल होता है। और एक नासिका व्युत्म होता है। आप देख पाइएगा कि नासिका व्युत्म होता है, जो आगे जाकर के 2 भागों में खुलता है। जो क्या करता है, कहीं न कहीं नासिका व्युत्म का काम है कि इनको 2 भागों में बाँटना। एक बायाँ होल हो गया और एक दायाँ, 2 छिद्र होते हैं। इन 2 भागों में इसको बाँटने का काम करती है। और दोनों नासिका व्युत्म के बीच में एक आप देखिएगा, एक ऊँची और लंबवत आपका एक अस्थि होता है, हड्डी होता है आपका पतला सा, जिसे आप
नासापट्टिका कहते हैं। इसका क्या काम है कि 2 भागों को 2 छिद्रों को अलग-अलग करना। आप देख पा रहे होंगे कि बीच में जो आपका नाक के बीच का जो हड्डी आप देख पा रहे हो, इसे नासिका पट्टिका कहा जाता है। ठीक है? अब मैं समझाता हूँ आपको और समझिए जो नासिका व्यूह्म है, तो ये नासिका व्यूह्म के जो आगे वाला छोटा भाग है, देखिए पा रहे होंगे कि अब नासिका व्यूह्म का जो आगे का होल है बहुत छोटा है और ये पीछे जाकर के बड़ा हो गया। तो नासिका व्यूह्म के जो बाहरी भाग है, जिसमें छोटा-सा छिद्र होता है, इसको हम लोग प्रकोष्ठ के नाम से जानते हैं, ठीक है? इसे प्रकोष्ठ कहा जाता है और जहाँ पे आप देखिएगा रोमयुक्त त्वचा होता है। रोमयुक्त त्वचा का मतलब इसमें छोटे-छोटे रोम होते हैं। मैं आपको बताऊँ, हल्के छोटे-छोटे आपका बाल के रूप में आप देख पाइएगा, है ना? केस के रूप में, बाल के रूप में, छोटे-छोटे रोम के रूप में आपका ये यहाँ पे देखने को मिलता है। ये प्रकोष्ठ वाले एरिया में इसे हम लोग प्रकोष्ठ कहते हैं, नासिका व्यूह्म के आगे वाले छोटे वाले भाग को प्रकोष्ठ कहा जाता है और इस भाग में रोमयुक्त त्वचा पाई जाती है। इस त्वचा पे छोटे-छोटे रोम आपको पाया जाता है, ठीक है? इसका कार्य होता है, जो रोम होता है, उस रोम का कार्य होता है कि जो भी गंदगी वगैरह होगा उसको फ़िल्ट्रेशन करने का कार्य करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नाक आप देखिएगा, उसको नाक से अंदर नहीं जाने देती है ना? बहुत सारे गंदगी को रोकने का कार्य करती है, लाइक फ़िल्ट्रेशन का ये रोम काम करती है, ठीक है? अब नासिका व्यूह्म के जो मध्य या निचला वाला भाग आप देख रहे होंगे, यही श्वसन क्षेत्र कहलाता है, ठीक है? इसी को हम लोग श्वसन क्षेत्र कहते हैं। निचला भाग को ही श्वसन क्षेत्र कहा जाता है, नासिका व्यूह्म के जो निचला भाग है, ठीक है? यह श्वसन क्षेत्र आपका कहलाता है। आप देख पा रहे होंगे कि जो नासिका व्यूह्म है, इसका जो दीवार है ये टेढ़ी-मेढ़ी है। आप देख पा रहे हो कि नासिका व्यूह्म का जो दीवार आप देख पा रहे हैं, ये टेढ़ी-मेढ़ी है, एकदम सीधा नहीं है। इस टेढ़ी-मेढ़ी या घुमावदार प्लेट को हम लोग कांची कहते हैं, यानी कि इसको कांची के नाम से जाना जाता है, ठीक है? यानी जो नासिका व्यूह्म की दीवार है, जो टेढ़ी-मेढ़ी है, इसे कांची के नाम से जाना जाता है। एक और बात आप समझिए कि मनुष्य में जो एक घ्राण क्षेत्र पाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। आप कहोगे ये घ्राण क्षेत्र क्या है? घ्राण क्षेत्र का कार्य क्या है? तो यह घ्राण क्षेत्र इतना ज़्यादा छोटा होता है, घ्राण क्षेत्र यदि जिस भी जीव में बड़ा होगा, जितना बड़ा होगा, उसको सूँघने की जो शक्ति होता है, क्षमता होता है, उतना ही ज़्यादा अधिक होता है। तो मनुष्यों में नासिका व्यूह्म में ही घ्राण क्षेत्र पाया जाता है, जो घ्राण क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और छोटा होने की वजह से जो मनुष्य में जो सूँघने की शक्ति होती है, क्षमता होती है, बाकी छोटे स्तनधारियों जीवों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा कम होती है। अब जैसे कि आप एक कुत्ता देख लीजिए, उसका नासिका व्यूह्म का जो घ्राण क्षेत्र होगा, वह मनुष्य की अपेक्षा काफ़ी बड़ा होगा और यही कारण है कि जो कुत्ते की सूँघने की शक्ति होती है, वो बहुत ज़्यादा होता है और केवल कुत्ते नहीं बल्कि और भी स्तनधारी जीव हैं, जिसके सूँघने की शक्ति मनुष्य से काफ़ी अधिक होता है। इसके पीछे का कारण है घ्राण क्षेत्र का बड़ा होना। तो मनुष्य में घ्राण क्षेत्र क्या होता है? छोटा होता है, जिसकी वजह से मनुष्य की सूँघने की शक्ति जो होता है, बहुत ही ज़्यादा कम होता है। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे जब बढ़िएगा आपको पता चलेगा कि ये नासिका व्यूह्म जब आगे बढ़ते हुए जाता है, तो नासिका व्यूह्म आगे बढ़ कर के ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलता है। ये आप देखिए कंठ द्वार है ना? ये आपका कंठ द्वार है और आपको हम उसी टाइम बताए होंगे पिछले क्लास में कि कंठ द्वार के पास आप देखते होंगे कि 2 छिद्र होता है ना? एक कंठ द्वार के पास आप देख पा रहे होंगे, है ना? सॉरी हाँ, 2 छिद्र होता है, एक श्वास नली और ग्रास नली। तो आप इतना समझिए कि जो नासिका व्यूह्म जाकर के आगे आपका लैरिंक्स है, ये आप जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इसको लैरिंक्स कहा जाता है। तो नासिका व्यूह्म का जो द्वार है, ये आप जाकर के लैरिंक्स में खुलता है, लैरिंक्स से जुड़ा होता है और ये लैरिंक्स आगे जाकर के श्वास नली यानी ट्रैकिया में जाकर के खुलता है। इस प्रकार से आपने देखा कि मनुष्य के द्वारा जो साँस लिया जाता है, वो नॉस्ट्रिल से होते हुए, नासिका व्यूह्म से होते हुए, है ना? लैरिंक्स में प्रवेश करता है और उस लैरिंक्स के बाद आपका ट्रैकिया में यानी कि श्वास नली में वह प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से अब हम लोग कहाँ पहुँचे? ट्रैकिया यानी श्वास नली तक पहुँचे। अगर हम लोग ट्रैकिया या श्वास नली का अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसका जो लंबाई होता है ट्रैकिया का यानी कि ये श्वास नली का जो लंबाई होता है लगभग
11 सेंटीमीटर के आसपास होता है ना? ये ट्रैकिया का लंबाई जो होगा लगभग 11 सेंटीमीटर के आसपास होता है और इसका व्यास का अगर बात किया जाए, ये जो इसका जो व्यास है ना? अगर इसका हम लोग डायमीटर की अगर बात करेंगे, तो व्यास 16 एमएम होता है ना? अगर इसका व्यास का बात किया जाए तो 16 एमएम। जो हमने मनुष्य के ट्रैकिया का बात किया तो लंबाई 11 सेंटीमीटर और इसका जो व्यास होता है लगभग 16 एमएम के आसपास होता है। और कहा जाता है कि ट्रैकिया की जो पतली दीवार को, क्योंकि ट्रैकिया का जो दीवार होता है बहुत ही पतला होता है, इसको मजबूती प्रदान करने के लिए एक वलयनुमा आप देख पा रहे होंगे राउंड टाइप में, इससे यह वलय से क्या होता है, यह सुरक्षा प्रदान करने के यह कार्य करता है। तो पूरे ट्रैकिया में, पूरे श्वास नली में यह वलयनुमा पूरा आकृति इस पे संचित होता है, इसके सजा होता है, जिसे हम लोग इसे वलय ट्रैकिया के नाम से जानते हैं। ठीक है? तो आपने देखा कि ट्रैकिया का दीवार चूँकि पतला होता है, इसका दीवार बहुत ही पतला होता है, इसकी मजबूती को प्रदान करने के वलयनुमा इस पे सजा होता है, जिसे वलय ट्रैकिया के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम बात करते हैं ये आगे चल के ट्रैकिया जो होता है, वो ट्रैकिया यहाँ आपको आगे चल कर के वक्ष गुहा में पहुँचती है। इस जगह को वक्ष गुहा के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर ये ट्रैकिया क्या होती है, 2 भागों में बँट जाती है। इन 2 भागों को श्वसनी के नाम से जाना जाता है ना? ब्रोंकस भी इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। तो ये ट्रैकिया जैसे ही आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ने के बाद ये ट्रैकिया 2 भागों में बँट गया, है ना? एक आपका लेफ्ट साइड हो जा रहा है और एक आपका राइट साइड हो जा रहा है। इसे हम लोग ब्रोंकस या श्वसनीय के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आगे चलकर ट्रैकिया 2 भागों में बँटा, यानी कि ब्रोंकस में बँट जाता है। और यही ब्रोंकस अब क्या करती है, फेफड़े में प्रवेश करती है। ये आपका फेफड़ा है, ठीक है? तो ये ब्रोंकस अगर आगे चल कर के दोनों साइड क्या करती है, फेफड़े में प्रवेश करती है। आपने देखा कि यहाँ पे ये ट्रैकिया आया और 2 भागों में बँटा, 2 ब्रोंकस में, 2 श्वसनियों में बँटा और यह श्वसनीय यानी ब्रोंकस जाकर के आगे कहाँ प्रवेश कर जा रहा है, तो फेफड़ा में प्रवेश किया। दोनों साइड आपने देखा कि ब्रोंकस आगे क्या कर देती है, तो फेफड़ा में प्रवेश करती है और फेफड़ा में प्रवेश करने के पश्चात यही ब्रोंकस, है ना? ये ब्रोंकस अब फेफड़ा में प्रवेश करने के बाद ब्रोंकियोल्स यानी जिसको श्वास कणिकाओं के नाम से जाना जाता है, जिसमें विभाजित हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे एक तो एक आया, है ना? ये आपका श्वसनी यानी ब्रोंकस एक था और आगे आने के बाद आप देखिए ब्रोंकियोल्स में एक आपका इधर गया, इधर गया, इधर गया। तो यही ब्रोंकस आगे चल कर के आपका ब्रोंकियोल्स में विभाजित हो जाता है। अब आप देख पा रहे होंगे, ये ब्रोंकियोल्स फिर एक छोटे-छोटे, पतले-पतले शाखाओं में बँट गई है ना? ये ब्रोंकियोल्स आप देख रहे हैं फिर छोटे-छोटे, पतले-पतले शाखाओं में बँट गई है और आगे जाकर के छोटे-छोटे वायु कोश का निर्माण कर रही है। आप देख पा रहे होंगे, छोटे-छोटे वायु कोश का निर्माण कर, इसे हम लोग वायु कोश के नाम से जानते हैं, ठीक है? इसे हम लोग वायु कोश के नाम से जानते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये क्या हुआ कि ये ट्रैकिया आगे चल कर के आपका जैसे ही वक्ष गुहा के पास पहुँचा, यहाँ पहुँचने के बाद ये 2 भागों में बँटा, जिसे हम लोग ब्रोंकस या श्वासकणिका हिंदी में कहते हैं। यही ब्रोंकस यानी श्वासकणिका आगे चल कर के क्या होता है, ब्रोंकियोल्स यानी श्वासकणिकाओं में बढ़ जाता है। फिर यह श्वासकणिकाओं यानी ब्रोंकियोल्स पतले-पतले शाखाओं में बढ़ जाती है और आगे जाकर के यह वायु कोश का निर्माण करती है। ठीक है? और दोनों मनुष्य के दोनों फेफड़ों में जो वायु कोश की संख्या होती है, वो लगभग 3 इंटू मैं इधर लिख देता हूँ 3 इंटू 10 टू द पावर 8 ये वायु कोश की संख्याएँ हैं। जो आप वायु कोश देख पा रहे होंगे, है ना? इसकी संख्याएँ लगभग इतने के पास दोनों फेफड़ों को मिलाकर के मनुष्य के अंदर फेफड़ों में इतने वायु कोश पाए जाते हैं। अब ज़रा हम लोग फेफड़े के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? तो अगर फेफड़े के बारे में हम लोग बात करें, तो फेफड़े मनुष्य की वक्ष गुहा में, इसको वक्ष गुहा जहाँ पे स्थित होता है, उसको वक्ष गुहा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो फेफड़े जो होता है मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित होता है। और अगला अगर हम बात करें, तो फेफड़ा होता है 2 स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है। आप ये जो देख पा रहे होंगे ना, ये आपका 2 स्पंजी, स्पंजी का मतलब ये स्पंज टाइप में होता है, दाबने से ये क्या होता है, आप इसमें शिथिलन होती है।
आप जिसको जैसे ही दाबोगे, प्रेस करोगे आसानी से पचक जाएगा, है ना? तो 2 स्पंजी गुलाबी कलर की थैली जैसी ये रचना होती है। आप देख पा रहे होंगे कि 2 हैं, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है और ये स्पंजी होता है और ये कलर में देखा जाए तो ये गुलाबी कलर का होता है। तो दूसरा बात हमने इसके बारे में बताया कि स्पंजी होना होता है ना? और गुलाबी कलर का थैली जैसी इसकी रचना होती है, ठीक है? थैली जैसी इसकी रचना होती है। जो हृदय के दोनों साइड में स्थित होता है, हृदय के इधर-उधर में यह स्थित होता है, ठीक है? आप एक और चीज़ देख पा रहे होंगे कि हृदय ये सॉरी जो फेफड़ा के चारों साइड से आप ये देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे, तो ये जो होता है, यह प्लूरल मेम्ब्रेन, है ना? इसके बारे में अगर हम बात करें, तो प्लूरल मेम्ब्रेन का एक पतला-सा ये आवरण होता है, देख पा रहे हैं पतला-सा आवरण, आवरण का मतलब कवर। ये पतला-सा आवरण है, जो प्लूरल, है ना? प्लूरल मेम्ब्रेन का बना होता है, ठीक है? और इसे हम लोग पैराटाइल प्लूरा के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में हमने क्या बताया कि सॉरी हृदय मैं बार-बार बोल दे रहा हूँ। ये जो आपका फेफड़ा है, ये फेफड़ा के साइड आप देख रहे होंगे कि एक पतला-सा प्लूरल मेम्ब्रेन का आवरण है, जिससे ये घिरा पड़ा है ना? जिससे ये घिरा हुआ है, पतला-सा है, जिसे हम लोग पैराटाइल प्लूरा के नाम से जानते हैं। और ये आप देखिएगा, ये जो है आपका प्लूरा, तो फेफड़ा और प्लूरा के बीच में ये जो जगह आपको दिखता है, इस जगह में म्यूकस जैसा चिकना तरल पदार्थ लिक्विड में आपको पाया जाता है। आप कह सकते हैं, जैसे म्यूकस के बारे में आपको हमने पहले बताया था, है ना? तो म्यूकस जैसा ही तरल पदार्थ इसके बीच में, है ना? प्लूरा के और फेफड़ों के बीच में इसमें पाया जाता है, ठीक है? और और ये क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसके घर्षण को कहीं न कहीं ये कम करने का प्रयास करता है। इसके घर्षण से अगर किसको आपके फेफड़े को किसी प्रकार का इफ़ेक्ट नहीं पहुँचे, ये जो लिक्विड बीच में होता है, तरल पदार्थ होता है, इसके घर्षण से होने वाले, क्योंकि अप डाउन करते रहता है ना? तो इससे घर्षण से किसी प्रकार का प्रभाव फेफड़े पर नहीं पड़े। ये तरल म्यूकस जैसी जो तरल पदार्थ होती है इस बीच में, तो ये घर्षण से इसको क्या करता है? फेफड़े को बचाने का कार्य करता है। तो चलिए मोटे तौर पे हम लोगों ने बारीकी से फेफड़ों के बारे में जाना है ना? और सी सारी बातों को समझा। लेकिन अब हम लोग समझेंगे कि ये तो मैंने आपको पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में समझाने का प्रयास किया, है ना? अब समझेंगे कि इन स्ट्रक्चरों के माध्यम से श्वसन की क्रिया कैसे होती है ना? तो अब हम लोग श्वसन की क्रिया को समझेंगे और इसमें बारीकी से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, श्वसन की क्रिया 2 चरणों में होती है। 2 चरणों कहने का तात्पर्य ये हो गया कि एक चरण में क्या होता है कि जब हम साँस के द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन जब हम ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद वह क्या होती है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के ऊपर सवार होते हुए कोशिकाओं तक पहुँचती है। फिर उसके बाद में वहाँ जो क्रिया होना होता है, मैंने आपको समझाया है। उसके बाद में वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो एक तो आपका हो गया कि ऑक्सीजन का क्या करना, आपका कोशिकाओं तक पहुँचना। फिर दूसरा आपका क्रिया होता है कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर बहिष्करण होना, फिर पुनः वापस आना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो श्वसन की क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। एक आपका ऑक्सीजन का फेफड़ों के माध्यम से होते हुए, नासिका से होते हुए, फेफड़े से होते हुए कोशिका तक पहुँचना, और दूसरा फिर कोशिका से, है ना? कोशिका से फिर वापस वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना। तो ये 2 हो गया चरण। तो आप समझिए, ऑक्सीजन, है ना? ऑक्सीजन का, ध्यान समझिएगा, नासिका छिद्र होते हुए, फेफड़े होते हुए, ब्लड से होते हुए कोशिकाओं तक पहुँचना, इन क्रिया को हम लोग प्रवास के नाम से जानते हैं, सॉरी प्रश्वास के नाम से जानते हैं ना, जिसे हम लोग इंग्लिश में इनएस्पिरेशन के नाम से भी कहते हैं, इनएस्पिरेशन, ठीक है? फिर से, यानी कि ऑक्सीजन का नासिका द्वारा फेफड़े से होते हुए, ब्लड पे से होते हुए, यानी हीमोग्लोबिन से होते हुए कोशिकाओं तक पहुँचने की क्रिया को, है ना? इसको हम लोग प्रश्वास कहते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं। फिर आपका दूसरा हो गया, दूसरी क्रिया को हम लोग, है ना, हिंदी में उच्छ्वास के नाम से जानते हैं,
ठीक है? इसे इंग्लिश में हम लोग एक्सपीरेशन कहते हैं। ये उच्छ्वास किसको कहते हैं? यानी कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना? फिर उसी माध्यम से बाहर निकलना। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को उच्छ्वास कहा जाता है, एक्सपीरेशन कहा जाता है। तो बेसिकली आपको ये बातें समझ में आई कि श्वसन की क्रिया 2 चरणों में होती है। एक ऑक्सीजन का कोशिकाओं तक पहुँचना और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का पुनः क्या करना? बाहर निकलना। ठीक है? वायुमंडल से, नासिका से होते हुए फेफड़े द्वारा होते हुए कोशिकाओं तक पहुँचने की प्रक्रिया को प्रश्वास कहते हैं और कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड का पुनः निष्कासन वायुमंडल में हम लोग इसे उच्छ्वास के नाम से जानते हैं, एक्सपिरेशन के नाम से जाना जाता है। अब एक-एक करके हम लोग प्रश्वास को बढ़िया से समझते हैं, ठीक है? जब हम लोग प्रश्वास यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्रिया हमारे अंदर होती है, तो क्या होता है समझिएगा। जो हमारा ये जो आप देख पा रहे होंगे फेफड़ा है, ये सीने में हमारे 24 जोड़ी हड्डियाँ पाई जाती है। रिब केज जिसे कहा जाता है, 12 इधर होता है और आपका 12 इधर होता है। जब हम प्रश्वास करते हैं, प्रश्वास में क्या होगा? ऑक्सीजन का ग्रहण होगा, है ना? जब हम श्वास लेंगे तो ऑक्सीजन का ग्रहण होगा। तो प्रश्वास की क्रिया के समय क्या होता है कि जो पेशियाँ हैं इसके अंदर की, वो सब क्या होती है? संकुचित हो जाती है। जैसे आप साँस रोक के देखिए, है ना? संकुचित हो जाती है और ये जो रिबकेज होती हैं 12 जोड़ियाँ फसली पाई जाती है, जो हड्डियाँ हम लोग कहते हैं, ये क्या होता है? ये बाहर की तरफ आ जाता है और बाहर की तरफ आने के वजह से आप एक देख पा रहे होंगे, ये बाहर की तरफ आ जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक डायफ्राम, इसे डायफ्राम के नाम से जाना जाता है। ये क्या होती है, यहाँ के जो रिबकेज है वो आकर के इसमें, है ना? इससे अटैच्ड होती है और इस पे प्रेशर करती है, जिसकी वजह से ये क्या होती है, ये डायफ्राम भी संकुचित हो जाती है, यानी कि चपटा हो जाती है और इस प्रकार से वक्ष गुहा का जो स्थान हो जाता है वो फैल जाता है। तो आपने देखा कि प्रश्वास के समय में ये क्रियाएँ होती हैं। जैसे हम श्वसन की क्रिया करते हैं नहीं, साँस लेते हैं, उस टाइम क्या होता है कि जो हमारा जो रिब केज है, वो क्या होता है? बाहर की तरफ आ जाती है ना? क्योंकि अंदर का जो पेशियाँ होती हैं, वो संकुचित हो जाती हैं और इसके अलावा ये उसका जो प्रेशर, उसका दबाव है, जो डायफ्राम पे पड़ता है, जिसकी वजह से डायफ्राम आप देख पा रहे होंगे इतना जगह इसके लिए ऑलरेडी दिया पड़ा है। ये डायफ्राम चपटा होकर के यह क्या होती है? नीचे की तरफ दब जाती है और यही क्रिया निरंतर होती है ना? या डायफ्राम चपटा होकर के नीचे की तरफ जब दब जाती है, इसमें संकुचन होता है ना? और इस प्रकार से जो वक्ष गुहा का जो स्थान है आप देख पा रहे होंगे, ये वक्ष गुहा का स्थान में फैलाव आ जाता है, ये जब फैल जाता है, तब जब हम प्रश्वास करते हैं तब। अब समझिएगा उच्छ्वास के समय क्या होता है, एक्सपिरेशन के टाइम में क्या होता है, उसको समझते हैं। और पुनः जब हम फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पुनः यह क्या हो जाता है, पुनः कि ये आपका जो डायफ्राम है पुनः फूल जाता है, इट मीन्स कि यह फैल जाता है ना? इसमें शिथिलन आ जाती है ना? और जो ये फसलियाँ हैं, ये पुनः क्या होती है, ये ढीली पड़ जाती है, जो शुरू में श्वास लेने टाइम में संकुचित हो रही होती है। लेकिन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रिलीज़ होता है उच्छ्वास के समय में, ये पुनः क्या हो जाता है, ये पुनः आपका इसमें शिथिलन हो जाता है, ठीक है? और ये डायफ्राम जो है आपका, जो गुंबदनुमा फूला होता है, या फिर से गुंबदनुमा फूल जाता है, ठीक है? और इस प्रकार से क्या होता है कि उच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड नासिका के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आपने देखा कि श्वसन की क्रिया में 2 क्रियाएँ होती हैं, प्रश्वास और उच्छ्वास। ये दोनों को मिलाकर ही श्वसन की क्रिया संपूर्ण होती है ना? और ये दोनों को एक नाम दिया गया है, ये दोनों को जो नाम है श्वासोच्छ्वास नाम से हम लोग पुकारते हैं। इसे ही इंग्लिश में हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, है ना? हालाँकि हिंदी नाम थोड़ा-सा कठिन लग रहा होगा और इसे ही हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। हम ब्रीदिंग तभी कहेंगे, हम कहते हैं ना ब्रीदिंग हो रहा है, ब्रीदिंग तभी कंप्लीट होगा जब ऑक्सीजन का ग्रहण और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। ये दोनों क्रिया को ही मिला कर के ब्रीदिंग कहा जाता है ना? हम क ऑक्सीजन का ग्रहण कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन कर रहे हैं। ये दोनों क्रियाओं को मिलाकर ही हम लोग इसे ब्रीदिंग नाम देते हैं। ठीक है? उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं फेफड़ों में गैसों का आदान-प्रदान किस प्रकार से होता है, ठीक है? फेफड़ों में गैसों का आदान-प्रदान।
अब समझिए आदान-प्रदान, ठीक है? आप समझने का प्रयास कीजिए, जैसे ही हम क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया में जैसे ही हम साँस लेते हैं, एकदम समझिएगा ध्यान से। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, तो साँस लेने टाइम में हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो ये ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद यह क्या होती है, सारे रास्तों से होते हुए हमारे, है ना, फेफड़े में पहुँचती हैं। जहाँ फेफड़े में आपका क्या है, यहाँ पे वायु कोश है, वायु कोश के पास। और याद रखिएगा कि वायु कोश के पास रक्तों का बहुत सारा जाल होता है, यहाँ पे बहुत सारे रक्त पाए जाते हैं, जिसे सिरीय रक्त कहा जाता है। फिर से समझिए, जब यही आपका ऑक्सीजन जब क्या होता है, सारे रास्तों से होते हुए आपका फेफड़े में वायु कोश में पहुँचता है, तो वायु कोश के पास रक्तों का जाल होता है, यानी बहुत सारे रक्त पाए जाते हैं, जिसे सिरीय रक्त, वेनियस ब्लड कहा जाता है, ठीक है? अब इस सिरीय रक्त में क्या होता है, ये हमारा ऑक्सीजन प्रवेश करता है। कैसे करता है आप समझिए। आपका रक्त में याद रखिएगा रेड ब्लड सेल पाया जाता है हमारे रक्त में ना, और इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा, आप याद रखिएगा, इसी हीमोग्लोबिन के वजह से हमारा जो रक्त है ना वो लाल होता है। तो हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब यही ऑक्सीजन हमारे ब्लड के, हमारे रक्त की हीमोग्लोबिन पर सवार हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन को अब इस प्रकार समझिए, जैसे एक ट्रक है, एक वाहन है। वाहन का काम है किसी चीज़ को यहाँ से ले जाना फिर वापस ले आना, वाहन का काम है। उसी प्रकार ये जो हीमोग्लोबिन है रक्त में वाहन का कार्य करती है। यानी जैसे ही क्या हुआ, ऑक्सीजन को हम ग्रहण किए, है ना? और ये ब्लड के पास पहुँचा और ये क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पे सवार हो जाता है और यह क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। एकदम ध्यान से समझिएगा। क्या बना लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। यानी यही, है ना? ऑक्सीजन जैसे ही हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और यह क्या होता है, वेन्स के माध्यम से हमारे कोशिकाओं तक पहुँचता है। ब्लड ब्लड सर्कुलेशन होते हुए कहाँ पहुँचता है? कोशिकाओं तक पहुँचता है। फिर वहाँ क्या होता है, कोशिकाओं तक पहुँचने के बाद क्या होता है आपको तो पता है ना? वहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। फिर से उस कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना? फिर से वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीमोग्लोबिन अपने ऊपर सवार कर लेता है। तो जैसे ही फिर क्या होता है, उस हीमोग्लोबिन के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड सवार होता है, वो अब बन जाता है कार्बो हीमो ऑक्सीग्लोबिन। कार्बो ऑक्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। पुनः फिर वो क्या करता है आपको, ब्लड पे जो ब्लड क्या है अपने वेन्स के माध्यम से पुनः फिर फेफड़ा तक आता है, फिर फेफड़ा के माध्यम से पूरा उसे श्वास नली के द्वारा, नासिका द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। तो इसी प्रकार से निरंतर यही क्रिया चलती रहती है और हमारे हमारे जो श्वसन की क्रिया है हमारा, वो निरंतर होते रहता है। फिर से एक बार मैं समझाता हूँ क्या होता है कि जैसे हम श्वास लेते हैं, तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन, है ना, नासिका से होते हुए, श्वास नली होते हुए फेफड़े तक पहुँचती है, वायु कोश में पहुँचती है फेफड़े में। वायु के कोश के पास रक्त का जाल होता है, उस रक्त में आपको पता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो यही ऑक्सीजन उस रक्त के हीमोग्लोबिन पर सवार हो जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे कोशिकाओं तक पहुँचता है और कोशिका के बाद जो क्रियाएँ होना है वो क्रिया होता है, फिर से वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अब निर्माण होता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन फिर अपने ऊपर सवार करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और पुनः वहाँ से क्या होता है, रिटर्न आ जाता है उसी रास्ते से और फिर उसी रास्ते से यह नासिका के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। और यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसे हम लोग श्वसन की क्रिया कहते हैं और इसे ही श्वसन कहा जाता है। और इस प्रकार से आज का क्लास आपका ये खत्म होता है, आपका चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। श्वसन की क्रिया मनुष्य में किस प्रकार से होती है, सारे बातों को हमने बारीकी से समझाने का प्रयास किया और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको क्लास समझ में आया, क्लास आपको पसंद है, तो एक लाइक आप ज़रूर कर दें। आपके लिए अगर इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपसे कोई फ़ी वगैरह नहीं लिया जा रहा है। बस आप
एक लाइक कर दें। अगर आपका लाइक आता है, अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो को बनाने के लिए। आप जितने अधिक मात्रा में लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे और भी आगे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का एक कारण है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए